वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें कुछ और टर्म्स समझनी पड़ेगी और वो टर्म में है थ्रस्ट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है सुरेंद्र भूकल और हम 9th क्लास का जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे वर्क एंड एनर्जी, उसी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने वर्क डन, टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने स्टडी किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट हमने सीखा था। तो आज हम समझेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल और थ्रस्ट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, थ्रस्ट क्या होता है? एक किस्म से नॉर्मल फोर्स होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है जब वो ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर होता है। फ्लूइड का मतलब है गैस या फिर लिक्विड। फ्लूइड का मतलब है जो फ्लो हो सके। जब हम फोर्स अप्लाई करें तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर दे, उसी को क्या बोलते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड दैट मीन्स मटीरियल विच फ्लोज ऑन अप्लाइंग फोर्स। जब भी हम फोर्स अप्लाई करें तो वो क्या करना स्टार्ट कर दे? फ्लो करना स्टार्ट कर दे, उसी को हम बोलते हैं फ्लूइड। और फ्लूइड के अंदर इंक्लूड होते गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड, सॉलिड फ्लूइड नहीं आते, सॉलिड फ्लूइड में नहीं आते, ये ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे थे, जैसे मान लिया कि मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है और ये मैंने कोई लिक्विड ले रखा है। इसमें लिक्विड के अंदर ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से इमर्ज्ड है। पूरी तरह से हो सकता है या आधा अधूरा इसमें इमर्ज हो सकता है। तो ये क्या है? इसके अंदर डूबा हुआ है। तो ये लिक्विड क्या करेगा? इसके ऊपर एक नॉर्मली परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करेगा। इस परपेंडिकुलर फोर्स को ही, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पे जो फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हमने क्या नाम दिया है? स्ट्रेस। दैट मीन्स द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इनटू द फ्लूइड। जो पानी में डूबा हुआ है या लिक्विड में डूबा हुआ है, तो वो लिक्विड क्या करेगा? उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट, जिसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स है तो न्यूटन में ही मेजर करेंगे। लेकिन इसकी खास बात क्या है? ये ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलरली ही लगेगा। लेकिन लग क्यों रहा है? क्योंकि एक्चुअल में क्या किया, ये ऑब्जेक्ट जैसे ही लिक्विड के अंदर गया तो इस लिक्विड ने क्या किया, यानी इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? कुछ लिक्विड यहां से डिस्प्लेस किया। कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया? जो भी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट is equals to volume of liquid displaced by it. Volume of liquid displaced by it. ठीक है, तो यानी जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का है उतने ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां से डिस्प्लेस होगा। और वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या करता है? अपनी पोजीशन में वापस आने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, सो दैट कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सके। ठीक है, तो यही है थ्रस्ट जिसको हम बोल रहे हैं। अब एक चीज याद रखना, थ्रस्ट अपॉन एरिया अगर है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। थ्रस्ट अपॉन एरिया अगर है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर। एक टर्म स्ट्रेस भी आएगी, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इलास्टिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट जैसे कि स्प्रिंग हो गया, इलास्टिसिटी है, हम कंप्रेस करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ठीक है, आपने देखा होगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं। प्रेशर जो है उसको हम मेजर करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। थ्रस्ट किसमें मेजर कर रहे हैं? न्यूटन में, और एरिया मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी का एक और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोल सकते हैं? पास्कल बोल सकते हैं। पास्कल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ऐसी स्ट्रेस को भी हम पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। सो प्रेशर क्या है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो प्रेशर हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैं लिख भी देता हूं डेफिनेशन, कई बच्चों को डेफिनेशन का रहता है कि क्या होना चाहिए। तो हम प्रेशर को लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर। ऐसा यूनिट आपको बताया मैंने क्या है?
SI यूनिट इसकी पास्कल होती है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। तो इसके अलावा स्ट्रेस का जो कंसेप्ट है ये हम 11th क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, कितने बच्चों ने ट्रेन जो ट्रैक होते हैं उनके नीचे ब्लॉक्स देखे होंगे, कंक्रीट के ब्लॉक आपने देखे होंगे, पहले वुडन के होते थे, वुडन ब्लॉक लगाते थे। ठीक है, जैसे मान लिया ये ट्रैक है, इस ट्रैक के ठीक नीचे जो है ऐसे ऐसे ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाते हैं, उसका क्या फायदा है? देखो, अगर ये ब्लॉक नहीं लगाए होंगे तो ये जो ट्रैक है ये क्या है, बहुत कम एरिया है इनका, ट्रेन इसके ऊपर से जाएगी, लोड ज्यादा होगा, लोड के ज्यादा होने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसके चलते ये नीचे धंसती चली जाएगी। अब आपने क्या किया, ये वुडन ब्लॉक लगा करके या कंक्रीट के ब्लॉक लगा करके एरिया आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम लगेगा। आया समझ में? ये है इसके पीछे की कहानी। अब इसी के ऊपर बेस्ड है, जैसे मान लिया कि आपने देखा होगा कील वगैरह होती है, ठीक है, जिसको हम हथौड़ी के साथ में दीवार में कहीं पे भी अगर हम ठोकते हैं तो उसमें आपने क्या देखा होगा, उसके अंदर भी आप जो फंडा यूज करते हो वो क्या है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, बहुत ही कम है। ये एरिया जो है बहुत ही कम है, जिसके चलते इसका प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बनेगा। ठीक है, ये है इसके पीछे की कहानी। अब जैसे ही फोर्स आप लगाओगे तो एरिया कम होने की वजह से वो एकदम से धंस जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर का एरिया और क्रॉस सेक्शन का, हाई हिल का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया। ठीक है, हाई हिल जो है वो इस टाइप की आपने देखा होगा कि ऐसी बनी होती है, मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये इस टाइप की पॉइंटेड एंड होता है ये। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो आप इसको रेगिस्तान वगैरह में जाओगे तो क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है होने की वजह से प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, अब उसके चलते ये धंस जाएगी। ठीक है, इसलिए वहां पहनना कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से हम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊंट आसानी से चल सकता है, उसके पांव का शेप अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, एरिया बहुत ही उसका क्या होता है, लार्ज होता है। एरिया लार्ज होने की वजह से प्रेशर कम जनरेट होगा, प्रेशर कम लगेगा, इसलिए उसके पांव जमीन में या रेगिस्तान में नहीं धंसते, वो आराम से चल पाता है। उसी की जगह पे अगर हम बात करें कि हॉर्स की, घोड़े की बात करें, तो उसका पांव जो है ज्यादा धंसेगा क्योंकि उसका एरिया जो है कम है और प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऊंट की कंपैरिजन करें घोड़े के साथ तो ऊंट आसानी से रेगिस्तान में चल पाता है, तो उसकी कहानी सीधे सीधे ये है। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे प्रेशर के बारे में, थ्रस्ट के बारे में। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अब हम इतना जो है समझ चुके हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझ सके, तो चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम समझते हैं। सो देखिए डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पुरानी कहानी है आर्किमिडीज साइंटिस्ट की। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उन्होंने ही दिया, और उनकी कहानी क्या है उसको समझते हैं। देखिए, एक बार क्या हुआ कि उस टाइम के एक राजा को जो है किसी ने गिफ्ट दिया होगा, क्राउन जिसको कह सकते हैं, ताज। ठीक है, सोने का, गोल्ड का जो है बना हुआ, उसको दे दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि राजा को ऐसा फील हुआ कि उस क्राउन को देख करके उसको लगा कि ये शायद जो है नकली है। ठीक है, यानी प्योर गोल्ड से बना हुआ नहीं है। तो इसके चलते जो है राजा को शक हुआ, तो उसने क्या किया, अपने जितने भी फेमस उस टाइम के साइंटिस्ट थे उनको ये इन्फॉर्म किया कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे क्राउन में कुछ गड़बड़ है या फिर नकली है, ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया है और मुझे लग रहा है कि उसने नकली गिफ्ट जो है मुझे दे दिया, नकली सोने से बना हुआ दिया है, कहीं पे भी कुछ ऐसी उसको फील हुआ होगा। और इसके चलते आर्किमिडीज जो है उस टाइम एक किस्म से अपने माने जाने जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उस क्राउन को लेकर के अपने लैब में लेके गए और उस पर शुरू किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट। देखा कि इसके पीछे की कहानी क्या है, उस कहानी को समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वो देखते क्या हैं कि बहुत सारा उन्होंने कैलकुलेशन किया, लेकिन उनका दिमाग खराब हो गया, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वो देख रहे हैं कि उस गोल्ड को अगर पानी के अंदर
अगर हम उसका वेट मेजर करते हैं तो वेट कम मिलता है, और बाहर अगर उसको मेजर करते हैं तो उसका वेट ज्यादा मिलता है। ठीक है, गोल्ड की प्योरिटी चेक करना चाह रहे थे, तो उसके चलते उनको ये टेंशन हुई कि रिजल्ट सेम क्यों नहीं आ रहा है, अलग क्यों आ रहा है। तो एक बार जो है हुआ क्या कि किस्मत से वो अपने बाथ टब के अंदर नहा रहे थे। ठीक है, बाथ टब के अंदर नहा रहे थे, पानी डाल करके उसके अंदर लेटे हुए थे, और अल्टीमेटली उनके दिमाग में उसका जो रिजल्ट है वो मिल गया। उनको लगा कि जिस पानी के अंदर वो लेटे हुए हैं, उनको अपना ही वेट फील हुआ कि कम हुआ है। उनको फील हुआ कि पानी के अंदर मेरा वेट कम हुआ है, जबकि नॉर्मल बाहर जो है अगर मेरा वेट मैं देखूंगा तो ज्यादा मिलेगा। तो यानी उन्होंने कुछ, उनके दिमाग में जो है कोई आइडिया आया, और वो उस आइडिया से बहुत खुश हुआ। मतलब इवन ये भी भूल गया कि उसने कपड़े पहन रखे कि नहीं, और वो बिल्कुल जो है बिना कपड़े पहने ही राजा की तरफ दौड़ा। यूरेका यूरेका आई फाउंड इट, यूरेका यूरेका आई फाउंड इट, मतलब इस तरीके से चिल्लाता हुआ कि राजा मैंने वो चीज ढूंढ ली है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो कहने का मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम समझते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऐसा उसने क्या देख लिया था। देखिए, जब हम बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर अगर इमर्ज्ड है या लिक्विड के अंदर इमर्ज है, कोई भी लिक्विड हो, तो हमें लगता है कि उसका वेट कम हो गया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पानी के अंदर से हम पत्थर को उठाएंगे, पानी के अंदर पत्थर को उठाने शुरू करेंगे तो पानी के अंदर हमें लगेगा कि वो बहुत हल्का है, लेकिन बाहर उसी पत्थर को उठाना शुरू करें या उठाने की कोशिश करें तो हमें उसका वेट जो है ज्यादा लगता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमने लिक्विड के अंदर डाला तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना वेट लॉस करेगा। कितना वेट लॉस करेगा, जितना कि उस पानी के अंदर जाने के बाद उसने पानी को हटाया है। ठीक है, उस पानी को डिस्प्लेस किया है, यानी उस ऑब्जेक्ट ने अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा। और जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका जो भी वेट है, लिक्विड का जो भी वेट है जो डिस्प्लेस हुआ है, सारे लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, जो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट की वजह से डिस्प्लेस हुआ है, उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट हमेशा किसके बराबर होगा, जितना वेट उस ऑब्जेक्ट ने लॉस किया है, या ये कहें कि उसके ऊपर जो थ्रस्ट लग रहा है उसके इक्वल होगा। यानी तीन चीज हमने इक्वल कही, थ्रस्ट इक्वल टू वेट लॉस इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। चलो हम पॉइंट पे आते हैं। According to this principle, the weight loss by partially or fully immersed object into liquid is always equals to the weight of liquid displaced by it. यहां मैंने लिखा है पार्शली या फुल्ली। हो सकता है वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हो, लिक्विड के अंदर, और ऐसा भी हो सकता है कि वो लिक्विड कुछ आधा अधूरा उस लिक्विड के अंदर डूबा हो। कोई ऑब्जेक्ट जो भी है, आधा बाहर है लिक्विड से और आधा डूबा हुआ, उसको हम पार्शली बोल सकते हैं। आधे से ज्यादा, कम ज्यादा हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वेट लॉस बाय ए पार्शली और फुल्ली इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, यानी जो पूरी तरह से डूबी हो सकती है, पार्शली डूबी हो सकती है, उसने जितना वेट लॉस किया वो किसके बराबर है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। यानी उसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया। जैसे मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने कोई लिक्विड ले लिया यहां, ठीक है, यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। इस ऑब्जेक्ट ने अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा, और ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ये डिस्प्लेस लिक्विड क्या करेगा, एक थ्रस्ट एक्सर्ट करता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको हम थ्रस्ट बोलेंगे। नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करता है जिसको हम थ्रस्ट बोलेंगे। वो डिस्प्लेस लिक्विड क्या करेगा, अपनी पोजीशन में वापस आने की कोशिश करता है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रस्ट लगाएगा, फोर्स लगाएगा कि सबसे नॉर्मल, ताकि भाई वो यहां से डिस्प्लेस हो जाए, हम अपनी वापस पोजीशन में आ जाएं। ठीक है, ये थ्रस्ट किसने लगाया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। यानी अब इस ऑब्जेक्ट का कितना वेट लॉस हुआ, वो वेट लॉस किसके बराबर है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। तो ये आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये भी समझ सकते हो, थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट लॉस बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। ठीक है, इसका प्रूफ आपके लेवल में नहीं है, इसका प्रूफ हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, +1 में आ जाएगा। तो मेनली आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये है। ठीक है, इसी के चलते जो है वेट लॉस होता है, इसी के चलते वेट लॉस होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आपको लगता है कि हमने
सपोज करो कि भी हमारे पास में कोई पत्थर है जिसका वेट है 20 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन हमने उसका देखा कि वेट है, वो 20 न्यूटन एयर में है, लेकिन जैसे लिक्विड के अंदर डालेंगे तो ये वेट कम हो जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ये वेट लॉस करेगा। और ये वेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक थ्रस्ट लगता है, एक थ्रस्ट लगता है, और वो थ्रस्ट कौन लगा रहा है? वेट जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, यानी किसने डिस्प्लेस किया? जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिक्विड के अंदर डाला वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, और जो डिस्प्लेस लिक्विड है वही क्या करता है? इसके ऊपर थ्रस्ट लगाएगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो भी वेट लॉस हुआ वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट के बराबर है। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।